अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैचअप क्रिकेट के साथ तौसीफ, मंशा भाई और डॉक्टर साहब एज़ यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं कनाडा से। तो आज हम करेंगे जो रिसेंटली कंक्लूडेड सीरीज़ हुई है, टेस्ट सीरीज़ हुई है न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान की, उसके ऊपर बात और थोड़ा-सा उसका पोस्ट मैच एनालिसिस करेंगे। तो मंशा भाई, डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान की होम सीरीज़ थी या न्यूज़ीलैंड की होम सीरीज़ थी? क्योंकि हम मैच बचाने पे जा रहे थे और वो मैच जीतने पे जा रहे थे, तो क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि ये न्यूजीलैंड की होम सीरीज थी, क्योंकि जिस तरह सिलेक्शन उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए और हमने फास्ट बॉलर 3 खिला दिए। तो पहली तो बात है, क्यूरेटर और पिचें बनाने वाली कोचेज और सारा एक्सपीरियंस, उन्होंने बताया कि 3 फास्ट बॉलर खिला लें। तो यहाँ से पता लग जाता है कि ये उनकी होम सीरीज थी, उन्होंने 3 स्पिनर सही खिलाए। ओवरऑल वैसे भी देखें तो कराची आखिरी दिन क्या होता है, विकेट की क्या सूरत-हाल होती है, मेरा ख्याल है शायद उनकी रीडिंग्स अच्छी थी। पीछे इंग्लैंड से लेके और इन दोनों की भी सीरीज की रीडिंग अच्छी थी कि जिस तरह उन्होंने डिक्लेयर किया और सारा कुछ किया। मेरा ख्याल है न्यूजीलैंड अनलकी है, ये मैच उनको जीतना चाहिए था। जी डॉक्टर साहब, तो क्या कहते हैं, अगर हम बात करें नई पीसीबी की मैनेजमेंट की, तो उन्होंने कहा है कि जी हमने वो ग्राउंड्समैन भी बुला लिया और 2 दिन के अंदर-अंदर जो है ना वो हम विकेट को फास्ट विकेट बना लेंगे। तो क्या सारे दावे गलत साबित हुए या कुछ इसमें हकीकत थी? हाँ, ये पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी के मुँह से सुनने को मिला था कि जो डायमंड क्रिकेट ग्राउंड के क्यूरेटर मोहम्मद अशरफ, जिनका ताल्लुक चकवाल से है, क्योंकि उन्होंने तफ़सील से बताया था, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ उनको। वो उनको राइट अवे फ्लाई करवाया गया कराची, ताकि वो जो इंटरनेशनल क्यूरेटर्स हैं, उनके होते हुए उनको गाइड कर सकें कि पिच कैसे बनाई जाती है। अब पता नहीं, या तो मोहम्मद अशरफ पहुँच नहीं पाए ग्राउंड में, या उनका भी तजुर्बा वैसा ही है जैसे कराची वाले क्यूरेटर्स का है। एनीवेज़, जो भी कुछ था, पिच में कुछ ऐसा हमें वो नज़र नहीं आया जिसके बहुत बुलंद बांग दावे किए जा रहे थे, जिसके लिए शाहिद अफरीदी भी वहाँ पर मौजूद थे। ये भी नजम सेठी ने कहा, मैं सारी उन्हीं की बातें कोट कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। वहाँ भी मौजूद थे और बाकी मैनेजमेंट भी पिच को बनाने में मसरूफ़ थी, लेकिन क्या बनाया गया, ये शायद किसी को भी पता नहीं था। अच्छा, मंशा भाई, आपसे सवाल ये है कि न्यूज़ीलैंड ने ऑब्वियसली टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, वो जो कि दुरुस्त फैसला था। विकेट पे घास थी नहीं थी, वो तो बाद में बात करेंगे। अच्छा, अब हमने 345 पे 9 आउट कर लिए ना, तो आई थिंक वी वर इन अ गुड पोजीशन। अब ये क्या बात है कि इंग्लैंड के भी आखिरी 1-2 मार्क मार गया था, रन्स याद होगा आपको 2-3 मैचेस में। हमसे नंबर 11 क्यों नहीं आउट होते? 10-11। आई थिंक टेल एंडर के साथ बैटिंग करना भी आर्ट है और टेल एंडर को आउट करना भी एक आर्ट है। और ये दोनों आर्ट्स जो हैं, ये कोई यकीनन मैं इसको एक आर्ट समझता हूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ स्टीव वॉश से लेके और बहुत लोग जो टेल एंडर्स के साथ अच्छा खेलते रहे, और वसीम वकार टेल को जल्दी आउट कर देना। तो ये मैं आर्ट समझता हूँ, क्योंकि उसके अंदर बड़ी एक वो आप ऐसी सिचुएशन में होते हैं, आपको समझ नहीं आती कि आप अटैकिंग फील्ड लगाएं या एक तरफ से सिंगल करवा लें, दूसरे को जो वीकर प्लेयर है उसको आउट कर लें। तो कप्तान इसी चक्कर में रहता है और उतनी देर में 50 की पार्टनरशिप लग गई होती है। तो बड़ा क्लियर माइंडसेट के साथ आपको जाना चाहिए कि आपने आउट करना है, आपने उसको भी एक बैट्समैन की सूरत लेना है और उसका आउट करना है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम आउट करने की बात करें तो उसमें ये था कि पाकिस्तान ने फील्ड खोल ली थी ना नंबर 11, 10-11 के लिए। अब मेरे जो जाती ओपिनियन उसमें ये है कि ऑब्वियसली आपने अगर टेल एंडर्स को फ्लैट विकेट भी है ना, आप बाउंड्रीज ना दें तो वो खुद बाउंड्री माने जाते हैं और फिर आपको विकेट मिल जाती है। ठीक है, एक तो ये इस फिलॉसफी है। दूसरी ये फिलॉसफी है कि आप उसको बीट करते हैं, रिसीव करते हैं ऑफ द पिच, इन द एयर, सब कुछ करके। ठीक है, तो वो विकेट में तो इतनी जान थी नहीं, तो उसमें और हमारे पास कोई 160 वाला बॉलर तो है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें हम, क्योंकि एक बार नहीं हो रहा, ये मुसलसल हो रहा है। ठीक है, और हमारे हम आप समझ लें कि इंग्लैंड के भी 2 मैचेस अगर उनकी टेल स्कोर ना करती तो 2 मैचेस हम ना हारते। और यहाँ पे भी ये हुआ कि द डिफरेंस वाज द टेल। तो डू यू थिंक कि इसमें कप्तानी का थोड़ा-सा अमल दखल है? मेरा ख्याल है काफ़ी सारा अमल दखल है, क्योंकि हम तो मुसलसल इस पे बात कर रहे हैं कि बाबर को जो रिसोर्सेज हैं अपने, वो यूटिलाइज करने में अपनी परहेज करते हैं या उनको यूटिलाइज करने नहीं आते। समहाउ कोई ना कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे, कि मतलब जैसे अभी मनशा भाई ने बात की कि वसीम और वकार के होते हुए हम टेल को मतलब 10-15 रन के अंदर 3-4 विकेटें आखिरी उनकी आउट कर दी, तो हो जाया करती थी आमतौर पर। तो उसकी मेन वजह यही थी कि वो हर उनके पास वैरायटी भी थी और वो बहुत जल्द रीड कर लेते थे बैट्समैन को। खास तौर पे अब मैं, अगर आप पर्टिकुलरली इस इनिंग की बात करें जो 100 की पार्टनरशिप एजाज पटेल और मैट हेनरी की लगी, तो उसमें एक बॉल भी मैंने नहीं देखा जो यॉर्क लेंथ पे किया गया हो।
एक सिंगल बॉल भी नहीं। कुछ हसन अली ने थोड़ी बहुत शॉर्ट पिच ट्राई की कि शायद हो सकता है कि वो मतलब मिड विकेट एरिया में या कहीं पकड़ा जाए स्क्वायर लेग एरिया में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हेनरी ने जो भी शॉटें मारी वो बड़ी क्लियर मारी। तो मेरा ख्याल है कि वो जो प्लानिंग थी ना, वो या तो मिसकैलकुलेटेड थी या थी ही नहीं सिरे से। अच्छा सर, अब जरा कि जब 445 449 उन्होंने किया, तो पाकिस्तान की अगर हम बैटिंग की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक को नजर लग गई है या फिर हमारे पास कोई टेक्निकल कोचिंग इतनी अच्छी नहीं है कि वो अपने आप को वो कर सके। तो उनको बाद में बात करते हैं, पहले बात करते हैं शान मसूद की। उन्होंने इतना हार्ड वर्क करके टीम में वापस आए एंड एवरी सिंगल इनिंग इज बीन फोर्स अनफोर्स एरर। तो आप किस तरह देखते हैं शान मसूद को? आई मीन जितनी मतलब प्रेशर था उनको, जितना रन्स करके वो आए काउंटी क्रिकेट, और चांस मिला तो वो इज गिविंग अवे विकेट। मैं ये समझा शायद उधर से मिकी आर्थर ने कह दिया मैंने इनको आगे खिलाना है, तो अभी से वो टीम में डालना शुरू हो गए। लेकिन वैसे वो जो शॉट्स मार रहे हैं और जितनी मेहनत करके वो आए हैं और बाहर निकल के आउट हो रहे हैं, और वो कुछ जेब नहीं देती उनको। और मैं ये समझता हूँ कि वो प्लेयर पे एक ऐसा पैच आ जाता है कि वो सोचता है, और कुछ ड्रेसिंग रूम की बातें और जो प्रेशर के कैसे खेलना चाहिए, स्वीप मारनी चाहिए, बाहर निकल के आना चाहिए। तो मेरा हाल है वो थोड़े इनडिसाइसिव हैं कि उनको क्या करना चाहिए और किस तरह अप्रोच करना चाहिए। शायद सरफराज ने भी किया कि अगर बाबर और शान की विकेट खड़ी होती तो हमें पीछे से इंस्ट्रक्शन थी तेज खेलने की, और जैसी ही 2 विकेटें गिरी और मुझे दोबारा बैकफुट पे आना पड़ा। तो शायद अंदर से भी कुछ इंस्ट्रक्शंस, और जो आप टीम बात करती है और जिस तरह सारा एक कि कैसे चलना है, वो भी शायद उस पर थोड़ा ले रहे हैं। लेकिन स्टिल मैं अगर देखूं तो साउथ शकील की इनिंग को अगर कोई बैठ के क्रिटिसाइज करता है कि भाई वो स्लो खेले, आप पहले हम लोग बात कर रहे हैं 3 डिफरेंट कैप्टन होने चाहिए, T20 के, वनडे के, और तीनों फॉर्मेट में कुछ ही प्लेयर हैं जो तीनों में खेल सकते हैं। सही। अब अगर मैं चाहूं जो साउथ शकील को मैं T20 में डालूं तेज भी खेले, साउथ शकील में वन मैन डालूं खड़े होके भी करे, साउथ शकील को मैं टेस्ट में खड़ा करूं तो कैसे खेले? ऐसे खेले जैसे वो खेला है, कि बजाय उसके कि आप एक प्लेयर को क्रिटिसाइज करें। उधर वो विकेट देता तो लोगों ने कहना था लो जी, ये तो इसकी गेम ही नहीं है, तेज खेलना क्यों शुरू कर दिया, राइट? तो जो एक प्लेयर की गेम है, जिस फॉर्मेट का वो प्लेयर है, उसको उसी तरह रहने देने चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कल जिस स्कॉट सर जी अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे मैथ हेनरी की, सारे से पूछ लिया कि कैसे खेलना चाहिए, वो इस कमेंटेटरी टीम में भी है वकार के साथ। तो उन्होंने कहा कि टांग निकाल के टांग हटा लो, टांग को बीच में इन्वॉल्व ना करो और खेलो जैसे मैट हेनरी खेले और वो हिटे मारते रहे, राइट? कि कैसे रिवर्स स्विंग को खेले। तो ये तो सॉरी मैं आपके सवाल से इधर हो गया, आपने मुझे सवाल क्या किया, मैं थोड़ा सा उससे नहीं, डी शान ट्रैक। मसूद की हम बात कर रहे हाँ, थे। शान मसूद। तो शान मसूद मेरा हाल है कि उसको स्टिक करना चाहिए कि वो कैसे उसने टेस्ट में 100 करना है, कैसे उसने विकेट नहीं देनी। जिस बंदे को पहले विकेट अपनी बचानी है, बाकी आप बेसबॉल क्रिकेट खेल रहे हैं या सकलैन मुश्ताक की क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बात की बात है। पहले हमने विकेट को अपनी बचाना। मैं इसको एड्रेस कर लूं अगर आप इजाजत दें? जी 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 बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी। हम थोड़ी बहुत आप भी सती भाई, मंशा भाई, आप तो खैर बहुत ही क्रिटिकली देखते हैं बहुत सारी स्पोर्ट्स को। तो एक स्पोर्ट है बैडमिंटन, जो हम इनिशियल लेवल पे थोड़ी बहुत अपनी बिगिनर लेवल पे अपनी रिक्रिएशन के लिए खेलते हैं। तो उसको शाम को जब मैं खेलने जाता हूँ ना, तो दिन को मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लिंडन और ली चोंग की शॉट्स को देख के जाऊं। लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं कि वो जाके मैं एग्जीक्यूट कर सकूं वहां पे। तो ये काफी मुश्किल काम होता है। बेसबॉल को सुन लेना कि हाँ बेसबॉल खेली जाती है, इंग्लैंड ने खेली है, और अपने ऊपर अप्लाई करना, या लोगों को देखना कि वो रिवर्स स्वीप, टैप स्वीप्स, ये मार रहे हैं सारी शॉटें, डिफरेंट किस्म की नई नई शॉटें ईजाद हो गई हैं, तो मैं भी मार लूंगा। ये मेरा नहीं ख्याल कि हर एक का खासा नहीं होता। तो जो मेरा ख्याल है उसकी जो गेम थी, किसी हद तक T20 में भी शान मसूद की वापसी इसीलिए हुई थी कि उन्होंने थोड़ा तेज खेलना शुरू किया। PSL उनका लास्ट ईयर बहुत अच्छा गया था, जिसकी वजह से हमने भी और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि उनको T20 में डाला जाए, बिलाकर उनको डाल भी दिया गया। लेकिन समहाउ वो क्लिक मिस कर रहे हैं जो लोगों को देखकर शॉट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक कि वो उनकी गेम का हिस्सा नहीं है, उनको उससे अवॉइड करना चाहिए। नहीं तो अच्छा डॉक्टर साहब, मंशा भाई, आपसे आप लोगों से अब अगला सवाल ये है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान ने 40-42 रन की लीड कंसीड कर ली। तो अब जो हम न्यूजीलैंड के रहमो करम पे थे कि वो मैच को किस तरफ लेके जाते हैं, सही है। तो
as we said earlier, Pakistan was one spinner short. न्यूजीलैंड के 7 में से 4 बैट्समैन लेफ्ट हैंडर से टॉप के, हमने ऑफ स्पिनर नहीं खिलाया, जेन्युइन ऑफ स्पिनर नहीं खिलाया। और फिर वो क्योंकि आगा सलमान ने सेंचुरी भी की हुई है तो उनके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, तो उन्होंने ऑफ स्पिन बॉलिंग कर ली। लेकिन क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड ने क्योंकि सेटअप करके दिया था मैच हमें, आपको लग रहा था कि हम चेस कर जाएंगे 300 कितना था, 319 का टारगेट? मेरा ख्याल है कि नहीं, मुझे लग रहा था कि बड़ा मुश्किल है, 5वें दिन की विकेट है। और वो ये अभी बैडमिंटन की भी डॉक्टर साहब ने बात की, स्पोर्ट में ये नहीं है एट द हाईएस्ट लेवल के हाउ टू गो फॉरवर्ड, टेक्निक्स ये आप बहुत बेसिक सीख लेते हैं, डाइव कैसे मारनी है फील्ड में बहुत जल्दी आप सीख लेते हैं, पुल पे अपनी टांग कहाँ होनी चाहिए, आगे जाना है पीछे जाना है, ये चीजें आप बहुत जल्दी सीख लेते हैं। उस टाइम आपकी नर्व्स का काम है कि वाई यू आर इन द फर्स्ट 11 इन पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यूजीलैंड, तो अपने नर्व्स पे अपनी काबू रखना है कि वो सीधी बॉल भी आपके लिए, सतीश भाई आप समझते हैं, आप भी बॉलर हैं, कि आप यॉर्कर करना जब चाहते हैं तो आप प्रेशर में आप डाल यॉर्कर ही रहे हैं, लेकिन वो गुड लेंथ डल रही है, हम सोच रहे हैं यार इतने इसको मार पड़ रही है, बॉलर क्यों नहीं यॉर्कर कर, वो कर यॉर्कर ही बेचारा रहा होता है, लेकिन ड्यू टू प्रेशर उसकी लेंथ नहीं बन रही होती। सेम थिंग ये नर्व्स की गेम होती है आखिरी दिन, और मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड ने बड़ा कंट्रोल किया और एंड में मेरा ख्याल है मैच उनका था, वो आउट करके उन्होंने बड़ा वेट किया और बड़ी अच्छी उन्होंने। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और बात करूंगा, ये प्रॉपर सीरीज फर्स्ट है टिम साउदी की कप्तानी की, और मेरा ख्याल है कि उन्होंने थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए आसान बना दिया था, जिस तरह उन्होंने फील्ड खोल के रखी हुई थी, इवन आगा सलमान नए बैट्समैनों के लिए भी। तो आपको लगता है कि वो क्या कहते हैं, न्यूजीलैंड ने एक टाइम में ड्रॉ के लिए जा रहे थे जब सरफराज और ये लोग पारी कर रहे थे? 100% मैं तो ये क्वेश्चन आपसे करने वाला था, क्योंकि आप न्यूजीलैंड की मेंटालिटी को ज्यादा बेहतर समझते हैं हमसे। मैं थोड़ा सा जवाब देके सवाल आपकी तरफ लौटाऊंगा कि मुझे नहीं लगा कि न्यूजीलैंड विन के लिए उस वक्त गया जब 9वीं विकेट गिरी है। बिल्कुल, उससे पहले न्यूजीलैंड कहीं विन के लिए नहीं जा रहा था। न्यूजीलैंड चाह रहा था कि कोई मौजज़ा हो जाए, कोई बादल सूरज के आगे आए और रोशनी कम हो जाए और हम मैच में से निकल जाए, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल मतलब मुझे हैरत हुई, क्योंकि आमतौर पर ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अवार्ड न्यूजीलैंड को दिया जाता है, करसे से वो ले रही है और बड़ी जेंटलमैन्स गेम खेलते हैं, मशहूर तो यही है, लेकिन कम से कम मुझे नहीं नजर आई कि इस दफा उन्होंने वो काम किया हो। अगर आप देखें आखिरी घंटे में जो 1 आवर का अनाउंस किया अंपायर ने, उसके बाद 20 ओवर्स करने होते हैं, तो जब 15 ओवर्स हुए थे तो उस वक्त 1 घंटा 15 मिनट गुजर चुके थे। उन्होंने न्यूजीलैंड ने तमाम डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की। मेरा ख्याल है कि इसको डिस्कस होना चाहिए। आमतौर पे अगर पाकिस्तान करे या कोई और टीम करे तो हम बड़े तुम तराक से ये सारा कुछ डिस्कस करते हैं कि हमारी शायद मेंटेलिटी ऐसी है, लेकिन आई थिंक कि न्यूजीलैंड ने वो तमाम तरीके इख्तियार किए जिससे मैच डिले हो सकता था। बॉल लेने से लेके, फील्ड चेंज करने से लेके, जब बॉलर वाज रेडी टू गो तो फील्ड उधर वाली उधर जा रही है, उधर वाली उधर जा रही है, जितना कुछ हो सकता था उन्होंने हर मुमकिन इख्तियार किया। बिल आखिर उनको पेसर हटाना पड़ गए। तो मैंने नहीं देखा कभी भी कि 1 घंटा 15 मिनट में सिर्फ 15 ओवर हुए हों। तो सऊदी ने वो तमाम कोशिश की। आप अब बताइए मुझे कि क्या अच्छा डॉक्टर साहब, उनके डिफेंस में 2 चीजें हैं। एक तो ये कि उनका ओवर रेट बिल्कुल दुरुस्त था ना, तो मतलब दे वर ऑन टॉप ऑफ देयर ओवर रेट, तो ओवर रेट उनका स्लो नहीं था ओवरऑल, ठीक है। और उन्होंने ऑलमोस्ट जब तक उन्होंने स्पिनर को आखिर में नहीं लगाया, आखिरी आधे घंटे से पहले तक 50% ओवर्स फास्ट बॉलर्स ने किए, ठीक है। तो विच इज सरप्राइजिंग। मेरा ख्याल है वहां पे इसने ज्यादा गलती की टीम साउदी ने, कि स्पिनर से ज्यादा ओवर कराने चाहिए थे, और एजाज पटेल को लेग्स आउटसाइड लेग के बजाय उससे अराउंड द विकेट मतलब गेंद करके तो अटैक करना चाहिए था विकेट्स को। तो मेरे ख्याल है वहां से थोड़ा सा इन्होंने गलती की। जो आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि 15 ओवर में 138 का टारगेट दिया था पिछले मैच में बाबर आजम ने, ठीक है। तो उसने स्टार्ट स्पिनर से ही लगाया था, तो मार पड़ गई ना जैसे ही, तो फास्ट बॉलर ले आए, क्योंकि लाइट फास्ट बॉलर्स के लिए और होती है और स्पिनर्स के लिए और होती है, आप बेहतर समझते होंगे डॉक्टर साहब एज एन अंपायर। तो जैसे ही उसने समझा कि यार मैच हाथ से निकलने लगा, बाबर ने फास्ट बॉलर लगा दिया, फिर अंपायर ने देखा, अंपायर ने कहा जी ये फास्ट बॉलर्स के लिए लाइट सूटेबल नहीं है, एंड मैच वाज डन। कल जो है वो जब अंपायर ने कहा ना कि फास्ट बॉलर्स के लिए लाइट सूटेबल नहीं है, तो उसने स्पिनर्स लगाए, हालांकि सरफराज अभी खेल रहा था। तो आई थिंक वी शुड गिव हिम क्रेडिट एज वेल, क्योंकि वो कहता भाई मैंने फास्ट बॉलर लगाया ना तो मैच वहीं खत्म हो जाता। तो सरफराज की मौजूदगी में उसने फास्ट बॉलर से लेके स्पिनर्स लगाए, तो आई थिंक वी शुड गिव हिम सम क्रेडिट। और बाकी जो गेम को स्लो करने की टैक्टिक्स है, ये तो ज़ाहिर है कि हमेशा से चलती आई हैं और सारे ही करते हैं। तो आई गेस कि एज लॉन्ग एज ओवरऑल ओवर रेट उनका स्लो नहीं था, जो कि नहीं था, तो आई थिंक कि
अगर हम नेगेटिविटी की बात करें तो शायद पाकिस्तान ने उनसे ज्यादा नेगेटिव क्रिकेट खेली है इस सीरीज में। जहाँ पे हमने रन रेट रोकना था तो हमने टांग से गेंद कराने शुरू कर दिए थे, शायद आपने देखा हो फर्स्ट उसमें ना। तो हमने आई थिंक इवनली वो किया है। पिछले टेस्ट में जो बाबर ने किया है, जब उसने फास्ट बॉलर लगा दिए, जब अंपायर ने कहा लाइट कम है, तो आई थिंक ऑन दैट फ्रंट न्यूजीलैंड स्टिल मॉरल ग्राउंड्स में अगर देखें तो उनके मार्क्स जो है ना वो 8 आउट ऑफ 10 और पाकिस्तान के 5। अगर मैं थोड़ा सा कर दूं डॉक्टर साहब, सॉरी, मैं जस्ट काउंटर आर्गुमेंट के लिए इजाज पटेल को जब लगाया गया तो वो इतनी वाइड कर रहे थे, उन्होंने तमाम नेगेटिव टैक्टिक्स इस्तेमाल की बॉलिंग के दौरान कि बिल आखिर एलेक्स को अंपायर को वाइड बॉल देना पड़ा, हालांकि ऑलरेडी सरफराज चौथी विकेट पे खड़े हुए थे बाहर। जी मैं ऐड करूं थोड़ा सा, मैं बिल्कुल ऐड करूं थोड़ा सा। मेरा हाल है विद इन द लिमिट्स है, डिलिंग टैक्टिक्स करते हैं, राउंड द लेग बॉल करते हैं, तो सब कुछ उन्होंने सही किया जहां तक मैं सोच रहा हूँ। मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो अग्रेसिव की आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, शायद उधर मैं एग्री करता हूँ कि टी के बाद उन्होंने सोदी को नहीं लगाया उसने और फास्ट बॉलर करवाता रहा। मेरा ख्याल है शायद वो थोड़ी सी मिसिंग पॉइंट था, थोड़ा सा अटैकिंग जाता, रफ बना हुआ था। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा और अटैक करता तो शायद ज्यादा एक वो पोजीशन में आता, नई बॉल का वेट किया, बहुत डिले उसने किया। क्योंकि वो बात आपकी सही है, वो भी हारना नहीं थे चाहते, यकीनन जो भी वो कर रहे थे तो वो ऐसी सिचुएशन में लाना चाह रहे थे मैच को कि जहां वो हारे ना, और वो इसीलिए उन्होंने ये सारी टैक्टिक्स की। एक सवाल सती भाई मैं आपसे करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब यकीनन आप भी अगर जवाब देना चाहें तो बिल्कुल मुझे खुशी होगी। एक नाइट वॉचमैन एक कहते हैं कि एक प्लेयर होता है, राइट? तो वो उसका पहली बात है उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, आप सुनते रहते हैं, शायद कोई लेमैन हमारा प्रोग्राम देख रहा है तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन हो जाए। और दूसरी बात ये है कि वो ओपनर के लिए नाइट वॉचमैन क्यों नहीं जाता? 2 नाइट वॉचमैन भेज दें, विकेट ही बचानी है ना भाई एक बंदे की, तो वो 1 डाउन को या 2 डाउन को क्यों सेव करता है आखिरी कुछ ओवरों की? प्लीज जरा। अच्छा नहीं, ओपनर भी नाइट वॉचमैन आए, अगर 2-3 ओवर हो तो इन पास आए हुए। बाकी जो कुछ कप्तान पे डिपेंड करता है। स्टीव वो वाज नॉट अ नाइट वॉचमैन कैप्टन, तो उनके दौर में नाइट वॉचमैन नहीं गए। ठीक है, टीम भी अच्छी थी लेकिन उन्होंने ये चीज डाली नहीं ना, टीम के जहन में नहीं डाले कि नाइट वॉचमैन। उन्होंने कहा नाइट वॉचमैन उनके दौर में, मेरी यादाश्त में उन्होंने नाइट वॉचमैन यूज नहीं किया। अगर पहले कुछ टेस्ट में किया हो, क्यों एज ए कैप्टन उन्होंने मेरे ख्याल है कि नाइट वॉचमैन यूज नहीं किया। तो ये माइंडसेट है कि प्रोटेक्ट करना है और अगले दिन जो है ना वो क्या कहते हैं बैट्समैन बारी करने। डॉक्टर साहब आपसे एक सवाल है, लाइट पे 3 ओवर रह गए थे और मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों खेलना चाह रहे हैं और स्पिनर लगे हुए, तो अगर दोनों टीमें खेलना चाह रही हो फिर भी अंपायर कैन कॉल इट ऑफ? जी, लाइट का जो है ना वो डिसीजन वो अंपायर का है। सही। तो उस पे टीम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती कि हम खेल सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है, गेम से इम्पोर्टेंट है। तो अंपायर डिस्क्रेशन इस्तेमाल करता है, वो बैटिंग साइड से या बॉलिंग साइड से नहीं पूछेगा। सही। डॉक्टर साहब क्योंकि स्पिनर्स लगे हुए थे तो उसमें मतलब अगर एज एन अंपायर आप देखते हैं तो उसमें फील्डर्स के लिए डेंजरस होगा, किसके लिए डेंजरस होगा अगर स्पिनर लगे हों? देखिए स्पिनर डेंजरस तो वो किसी के लिए भी हो सकता है, जब वो ओवरऑल गेम को हर्ट कर रही है ना वो लाइट, तो बेशक वो बैट्समैन के लिए हो या बॉलर के लिए हो या फील्डर के लिए हो, किसी के लिए भी हो, वो कॉल ऑफ कर सकते हैं। क्यों डॉक्टर साहब, छोटा सा सवाल है कि मतलब पहले दिन वो कॉल ऑफ करते हैं और एक लाइट मीटर पे एक आती रीडिंग तो वो बेस बन जाती है, तो इस मैच में बेस उनके पास नहीं थी 5-6 दिनों की, तो वो जो लास्ट में उन्होंने कॉल ऑफ किया तो वो मतलब किसी टाइम भी कर सकते हैं, कोई बेस ना भी हो और वो फील्डिंग मतलब जो फील्डर को क्लोज लगे, मैं समझता हूँ उनके लिए भी डेंजरस है कि उनको कैच आ रहा है या शॉट आ रही है वो भी नजर ना आए। तो कल जो मतलब लग रहा था शायद कि वो हमारे जो अंपायर है उन्होंने जाके दूसरे अंपायर को कहा कि भाई काफी ज्यादा लाइट करा। ये थोड़ा सा अंपायर्स के अंदर भी मंशा भाई थोड़ी सी सीनियरिटी का होता है कि जो भी जूनियर अंपायर है वो डिसीजन नहीं लेता, आमतौर पर सीनियर से पूछ के ही लिया जाता है और सीनियर ही ज्यादातर उसमें फ्रंट फुट पे होता है। तो मेरा ख्याल है कि डार साहब ने जो भी किया वो बिल्कुल दुरुस्त किया, और क्योंकि जिम्मेदारी जो है बहरहाल अंपायर की है किसी भी शक्ल में, और फिर जो इसको जो लॉ सपोर्ट करता है ना वो ये है कि अंपायर इज द सोल जज, तो उस पे आप उंगली उठा नहीं सकते कि वो उसने क्यों किया ऐसा। जब सोल जज है तो फिर सोल जज है। अच्छा डॉक्टर उसकी जजमेंट है कि डेंजरस। इस तरह हो गया कि हमारे साथ बहुत दफा इस तरह हुआ, मेरे घर के सामने क्रिकेट ग्राउंड था, तो मगरिब जब हो जाती थी ना तो घर से आवाज आ जाती थी अब 2 ओवर रहते हैं और मैच फंसा हुआ है ना। बड़े मैच हमने इस तरह छोड़े, तो मुझे लगा कि
अलीम डार साहब ने भी ऐसे ही किया, भाई चलो मगरिब हो गई है निकलो। हाँ, अजान हो गई है तब निकला जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही था। अच्छा, अगर हम इसको आखिर में थोड़ी सी बात कर लें सरफराज अहमद की, कि कमबैक किया और बड़े लोगों ने प्रेशर डाला, या प्रेशर तो नहीं डाला लेकिन मीडिया ने कहा कि उन्होंने खिलाएं, आखिरकार उन्हें चांस मिला 350 100 बल्कि 250, 3 में से 280, मतलब वो आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 300 ही कर जाते 4 इनिंग में। तो एक तो इस पे बात करें कि इतने डिटरमिनेट कैसे थे, और गेम से आउट होने के बावजूद ही लुक्ड अपार्ट। मतलब सऊद शकील भी बारी कर रहे थे, बाबर आजम वगैरह भी बारी कर रहे थे, लेकिन जितना कंट्रोल था सरफराज के पास, वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और बैट्समैन, दोनों टीमों में, इवन केन विलियमसन भी जो थे ना वो प्लेन मिस कर रहे थे, सरफराज वाज प्लेइंग एट अ डिफरेंट लेवल। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट वाज द मतलब मोटिवेशन बिहाइंड इट, लाइक जितने डिटरमिनेट वो खेल रहे थे, आई हैवंट सीन एनीवन बैटिंग दैट वेल इन पाकिस्तान। मेरा सेल्फ बिलीव उनका बहुत ज्यादा है, एज अ कैप्टन भी जब थे। और मेरा जो उनकी तरफ बात जाती है कि 4 साल उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया मुझे क्यों नहीं खिला रहे, मैं टीम के साथ हूँ, मुझे क्यों निकाला, या सो मेनी थिंग्स जो हो सकती हैं कि जो एक प्लेयर 4 टेस्ट के 2 मैच खेलता है फिर कहता है मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। 4 साल टीम के साथ रहना, एक्स कैप्टन होना, चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन होना, और शानदार प्लेयर है। और फिटनेस लेवल मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा 5 दिन वो ग्राउंड में रहे बजाय कीपिंग के, बैटिंग के। कुछ वो फिगर्स बता रहे थे कि कितने मिनट वो सिर्फ ग्राउंड पे थे। मैच से पहले आखिरी दिन किसी प्लेयर ने कोई प्रैक्टिस नहीं की सवाए यूसुफ, सकलैन और सरफराज। पूरा दिन ग्राउंड में रहे और कीपिंग की प्रैक्टिस करते रहे। यानी मेरा 6 दिन से वो ग्राउंड में। और ये उनकी फिटनेस को भी सलाम है कि इस कदर फिट नजर आए। आखिर तक आगा सलमान के साथ सिंगल लेते रहे, तेज सिंगल ले। मतलब कि वो सल्यूट है उनकी फिटनेस को। और जो उन्होंने बारी की वो तो अनबिलीवेबल, देखने तो का मजा। डॉक्टर साहब आपसे आखिरी सवाल है, वो ये है कि क्या हम सरफराज को वापस टेस्ट कैप्टन बनता देख रहे हैं? मेरा ख्याल है लिटिल टू फार, लेकिन कोई पता नहीं, क्योंकि चीफ सेलेक्टर और जिस तरह नई मैनेजमेंट है तो हो सकता है कि वो ये कदम उठा लें, क्योंकि बाबर पर जो सवालिया निशानात काफी बढ़ते जा रहे हैं, तो उस पर सरफराज को वापस लाया जाए। फिर सबसे बड़ी बात उनके फेवर में जो जा रही है उनकी परफॉर्मेंस है। गो के अभी परफॉर्मेंस भी, मैं अब मिंगनिया नहीं डालना चाह रहा इसमें, लेकिन बहरहाल अगर वो बतौर कीपर बैट्समैन खेल रहे हैं तो कीपिंग उनका पहला हिस्सा है ना जो उन्होंने डालना है। तो कीपिंग में वो काफी जगह पे चूके, जिसकी वजह से बहुत सारे रन बने। फिर वो रन बराबर करने के लिए सरफराज को वो रन बनाने पड़े जो उन्होंने दिए थे। तो उसमें स्टंपिंग भी मिसिंग है, कैचिंग भी मिसिंग है। तो मेरा ख्याल है कि कम से कम मेरे ख्याल में, अगर मेरे से पूछे बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि बनाना चाहिए। उसकी वजह है कि पीसीबी एक और नई कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि वो जाए उस। हाँ ठीक है, कीपिंग बैट्समैन वो तुम पहले भी कह रहे थे कि इसमें नई मैनेजमेंट का कमाल नहीं है, बल्कि सरफराज ने ये मैच खेलना ही खेलना था उसकी हल्की परफॉर्मेंस की वजह से, रिजवान की। चले नाज़रीन, ये जो सीरीज है इसकी में अगर हम पॉजिटिव देखें तो एक तो पॉजिटिव सऊद शकील, माशाल्लाह, मतलब इस गेम ऑफ एज इन दिस सीरीज में तो उसने इंग्लैंड के खिलाफ भी किया था, लेकिन अभी जो है वो ही इज इम्प्रूविंग। आगा सलमान अली आगा, उन्होंने भी जो है वो अपना लोहा मनवा लिया एक तरह से, रन्स भी कर लिए और आउट भी कर लिए, और अब उनको आप बैटिंग ऑलराउंडर कह सकते हैं क्योंकि अब उनसे ओवर कराएंगे। तो और सरफराज की वापसी, ऑब्वियसली पॉजिटिव्स पे ही फोकस करेंगे, और उम्मीद करते हैं कि क्या कहते हैं, जब हारे थे सीरीज 3-0 से, तो उसके बाद ड्रॉ करना तो इट्स स्टिल अ प्रोग्रेस। आई नो पीपल वांटेड टू विन द सीरीज, लेकिन नॉट लूजिंग अ सीरीज इज स्टिल अ प्रोग्रेस फ्रॉम लूजिंग अ सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। न्यूजीलैंड जो है वो 8वें नंबर पे है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, और पाकिस्तान 7वें पे थी। तो दोनों टीमों की पोजीशन वहीं रही जहां थी। तो चले नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाजत दें, और इंशाल्लाह हम वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड को डिस्कस करने के लिए एपिसोड जल्दी अपलोड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।